हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरी तो हालत ख़राब है लेकिन चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के अंदर फ़ायदा पहुंचाएगी और साथ ही साथ बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वॉइस लेवल के साथ आपको आज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सुधर जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि इसकी रेफरेंस में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारी इंडिया की विंड मिल्स के ऊपर। लास्ट मानसून, हमारे पहले स्टेटमेंट है, लास्ट मानसून में एवरेज विंड स्पीड है वो 20 से 27, 20 से 27 किलोमीटर पर हावर रही है, जो कि अभी तक के रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने टारगेट सेट किया है 175 गीगावाट वो जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। इसकी कैपेसिटी कब तक बनाई गई है? 2022 तक। और इसके अंदर इंक्लूड क्या है? 60 गीगावाट है वो विंड पावर्स, जैसे कि हमारी विंड मिल होती है उनसे। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो चलिए जान लेते हैं। ऐसी होती है विंड मिल्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने की बात है रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके 2022 तक का टारगेट रखा गया है ये। और उसके अंदर 60 गीगावाट है वो विंड पावर से होगी। एंड जो मार्च का एंड हुआ है वहाँ तक हमने कैपेसिटी बिल्ड कर ली है 38.78 गीगावाट विंड पावर से। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेट इंडिया के अंदर रिजर्व हैं, कोल रिजर्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इंडिया है वो मिलियंस ऑफ टन्स कोल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? इंडिया ये पॉलिसी फॉलो कर रहा है ताकि वो अभी जो बाकी कंट्रीज़ है उनका रिजर्व है उसे यूज़ कर ले और बाद में अपने रिसोर्स को, अपने कोल को फ्यूचर में यूज़ करेगा। या फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है? दूसरी स्टेटमेंट है ज़्यादातर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर वो कोल बेस्ड हैं, जिनको जो एबल नहीं है अभी सफिशेंट सप्लाई लेने की कोल की इसकी कंट्री के अंदर से, इसलिए ये इंपोर्ट करते हैं हम ज़्यादातर दूसरे देशों से। या फिर स्टील कंपनीज़ हैं, उनको भी लार्ज क्वांटिटी के अंदर कुकिंग ऑयल के लिए रूप में कोयले की ज़रूरत होती है, इसकी वजह से हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, सेकेंड एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड, या फिर तीनों की दोनों। तो हमें बताना है हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये हमारी कंट्री के अंदर 98.09% है टोटल कोल वो इनके अंदर पाया जाता है। हम देख सकते हैं ये यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड के अंदर 83.152 मिलियन टन्स। बाकी आप देख लीजिएगा पीडीएफ के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसे हेरिटेज एरिया डिक्लेयर किया गया था 1962 के अंदर। मास्टर प्लान है ये दिल्ली का। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमारे ऑप्शन में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से नहीं, कोई भी नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। इनसे पूछा गया था कि नॉट करेक्ट कौन सी है, तो नॉट करेक्ट कोई भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये ऐसा दिखाई देगा बनने के बाद में। हमारी पार्लियामेंट का डिज़ाइन है ये, और शेड्यूल किया गया है ये 2020 से 2024 के बीच में बनाने की। और इसका एम है कि ये रीवैम्प करेगा 33 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ है किसके बीच में? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में, ताकि इसे कन्वर्ट कर किया जा सके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो पब्लिकली एक्सेसिबल एक म्यूजियम बनाया जाएगा। और इसे न्यू कॉमन सेक्रेटरीट बनाने की बात है। काफ़ी सारे सभी मिनिस्ट्रीज़ के हाउसेस के रूप में। और नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो प्रेजेंट, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है सिटिंग की वो कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा, फ्यूचर एक्सपेंशन किया जाएगा। और न्यू रेजिडेंस भी बनाए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उनको भी कन्वर्ट किया जाएगा, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उनको म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? माइस रेन के बारे में। पहली स्टेटमेंट है हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑस्ट्रिया के अंदर माइस की।
फिर क्या है, माइस हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी क्रॉप को भी, जो खेतों के अंदर होती है वो भी, और जो हम घर पे स्टोर करके रखते हैं उसको भी। फिर क्या है, माउस है उनकी वजह से प्लेग बढ़ रहा है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है वो हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। ये आप देख लेते हैं, जैसे कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे थे यहाँ पे। यूज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है माइस की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये माउस की वजह से प्लेग बढ़ रहा है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। और इसकी जो 13th सेंचुरी है उसके अंदर भी ये डिजीज़ वो मिलियंस लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया था यूरोप के अंदर। इसे एक काली डेथ के नाम से भी जाना गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइक्लोन ताउते, इसके बारे में बताना है। हमारी ये पहला साइक्लोन है जो इंडिया के अंदर आया है इस साल के अंदर, जो कि राइज हुआ है बे ऑफ बंगाल से। दूसरी स्टेटमेंट है ये साइक्लोन है, ये हिट करेगा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। हम देख लेते हैं, ये इंडिया है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है, लेकिन इस साइड से अराइज हुआ है ये, जो कि है अरेबियन सी। ये स्टॉर्म है, ये पहला स्टॉर्म है जो हिट करेगा, और ताउते नेम दिया गया है कौन सी कंट्री के द्वारा, म्यांमार के द्वारा। और साइक्लोनिक स्टॉर्म है ताउते, ये 50 टर्म्स, इसे लड़ने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीम्स हैं उनको लगाया गया है ड्यूटी पे, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को। और ये 500 स्टेट तो मैंने बता ही दिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें जो मालेरकोटला है वो रिसेंटली न्यूज़ में है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग। हमारी पहला स्टेटमेंट है, ये डिक्लेयर किया गया है 23rd डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर, और मालेरकोटला है यहाँ पे है मोस्टली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ये मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, ये पंजाब है, यहाँ पे मालेरकोटला है, और इसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह। इन्होंने इसे 23rd डिस्ट्रिक्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके ओकेजन पे, ईद उल फितर, जो हमारी ईद मनाई जाती है मुस्लिम भाइयों के द्वारा, उसके लिए उस ओकेजन पे। और मालेरकोटला यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और ये कहाँ से निकाला गया है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से, ये मैंने आपको बता ही दिया। और गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था 2017 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह है, ये अवार्ड की, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, वर्ल्ड फूड अवार्ड, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, या फिर वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड। हमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ए, इन्हें मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड। चलिए जान लेते हैं थोड़ा और इनके बारे में। ये हैं डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह, और ये इंडियन ओरिजिन की ग्लोबल न्यूट्रिस्ट हैं, जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है 2021 का। और इन्होंने डेवलप किया है होलिस्टिक जो न्यूट्रिशनल सेंसिटिव अप्रोच है उसे, जो सी फूड के बारे में होती है। इन्होंने एक मछली है जो बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर रिसर्च की है, और वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसकी वजह से जो एशिया और अफ्रीका के एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है, उन तक भी न्यूट्रिशन पहुँचाया जा सकता है। तो इसी की रिसर्च के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो जान लेते हैं ये कौन है, ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की, जस्टिस गीता मित्तल। इन्हें डिक्लेयर किया गया है वन ऑफ दी 2 रेसिपेंट्स, दो रेसिपेंट्स हैं जो एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड है 2021 का, उनमें से एक ये हैं। फिर क्या है, मारिया रेसा, ये मारिया रेसा है, इनको मिला है 2021 का यूनेस्को का गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इन्हें रिकॉग्नाइज किया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने डिफेंस के अंदर और प्रमोशन के लिए, जो प्रेस का फ्रीडम है, स्पेशली जो फेस होते हैं डेंजर के अंदर, क्योंकि ये क्राइम रिपोर्टर हैं। फिर क्या है, डॉक्टर कीर्ति के करनाथ, ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं बेंगलुरु बेस्ड सेंटर के अंदर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के अंदर, और इन्होंने चूज़ किया है, ये बनी है पहली इंडियन और एशियन वुमेन जिन्होंने 2021 के अंदर वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड जीता है। इसे
वाइल्ड इन्वेंट्स फाउंडेशन, और ये अवार्ड दिया गया है वाइल्ड इन्वेंट फाउंडेशन के द्वारा। देख सकते हैं आप, छोटी सी एज में काफ़ी कमाल कर दिया इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एनी बेसेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है स्टार्ट करने के लिए होम रूल लीग मूवमेंट को, या फिर ये फाउंडर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, या फिर ये प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा कोड है वो सही है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। देख लेते हैं ये क्या क्या है, मैं बता ही नहीं सकती आपको, इतने सारे रोल्स हैं इनके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में से। एनी बेसेंट है, वो ब्रिटिश सोशलिस्ट हैं, थियोपिस्ट हैं, थियोसॉफिस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर थी। एनी बेसेंट वो क्या थी? वो ब्रिटिश सोशलिस्ट थी, थियोफिस्ट थी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी, राइटर थी, ओरेटर थी, एजुकेशनिस्ट थी, फिलंथ्रोपिस्ट थी, और इनके चैम्पियन ऑफ, इन्हें रिगार्ड किया गया है चैम्पियन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम की, और इन्हें ये आर्डेंट सपोर्टर मानी गई हैं इंडिया और जो आयरिश जो सेल्फ रूल था, मतलब कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, उनको सपोर्ट करने में। और ये ऑथर भी रही हैं, प्लोरोफिक ऑथर भी रही हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा बुक्स और टेम्पलेट्स बनाए हैं, इनके क्रेडिट में है वो। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के बारे में। चेयरपर्सन कौन हो सकता है NHRC का? जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का वो, या फिर इसके अंदर अन्य जजेस होते हैं वो। मेंबर्स हैं वो NHRC के, वो 2 या 3 होते हैं, और इनमें से एक वुमेन होना कंपलसरी होता है। NHRC है वो चेयरपर्सन है, उनकी जो टर्म होती है वो 3 ईयर के लिए होती है। चेयरपर्सन और मेंबर की टर्म 3 ईयर के लिए होती है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो फॉर्म की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। इनका हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन न्यू दिल्ली के अंदर, और इनकी एग्जीक्यूटिव कौन है? ये प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, जो एक्टिंग चेयरपर्सन है अभी। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग? आदित्य L1 के रिगार्डिंग। ये फर्स्ट सोलर मिशन है इंडिया का। फिर क्या है अगली स्टेटमेंट? सैटेलाइट है उसे प्लेस किया जाएगा 36,000 किलोमीटर अबव सरफेस से, जो अर्थ का सरफेस है उससे। फिर क्या है? इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV लॉन्च व्हीकल के द्वारा। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे 36,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 1.5 मिलियन आएगा। देख लेते हैं, ये ऐसा दिखाई देगा हमारा सोलर मिशन। ये सैटेलाइट लॉन्च है, प्लेस की गई है ऑर्बिट। इस सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा होलो ऑर्बिट के अंदर अराउंड जो लैंग्रेरियन पॉइंट है L1 जिसे बुलाया गया है सन और अर्थ के सिस्टम के बीच में, ताकि इसकी मेजर एडवांटेज क्या होगी? इससे हम कंटिन्यूसली देख पाएंगे सन के ऊपर क्या हो रहा है, किसी भी ऑक्यूपेशन या फिर इस इक्लिप्स के बिना, के डिस्टर्बेंस के बिना। और आदित्य L1 मिशन है वो रिवाइज किया गया है आदित्य L1 मिशन का। इससे गलत है, ये भी गलत है। आदित्य 1 मिशन है वो आदित्य L1 मिशन का रिवाइज है, और इसे 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ के से दूर रखा जाएगा। और इस सैटेलाइट को कैरियर, इसके अंदर जो एडिशनल 6 पेलोड हैं वो भी इन्हेंस किए जाएंगे, ताकि हम साइंस और स्कोप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। और इसके अंदर प्लान किया गया लॉन्च करने की PSLV C56 है, इसे दिसंबर 2021 के अंदर या फिर जनवरी 2022 के अंदर लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में? वन धन स्कीम के रेफरेंस में। वन धन स्कीम है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ट्राइफेड का। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसके अंदर सीख किया गया है कि इम्प्रूव किया जाए ट्राइबल की इनकम को, और वैल्यू एडिशन किया जाए ट्राइबल के प्रोडक्ट्स के अंदर।
फिर क्या है अगली स्टेटमेंट, इसके अंदर एग्रीगेट किया गया है जो ट्राइबल प्रोड्यूस है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है ये बताना है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों, हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर है वो करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। वन धन स्कीम है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ट्राइफेड के साथ में, ना कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अंदर सीख किया गया है ट्राइबल की इनकम को बढ़ाने के लिए, ये तो हमने बता ही दिया। और जो स्टेट लेवल है उसके अंदर स्टेट नोडल एजेंसी है जो MFPs हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो इसे इन्वेस्ट करेंगे और प्ले करेंगे इसके स्कीम के अंदर काफ़ी अपना अच्छा सा रोल, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इस स्कीम को ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर। इसके अंदर हम देख सकते हैं 10 हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, 30 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक साथ करके, और इसके अंदर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और वर्किंग कैपिटल भी दी जाएगी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मार्केट भी प्रोवाइड करवाएंगे उसके स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और क्लस्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, एग्रीगेट उनको दिया जाएगा, स्टॉक दिया जाएगा और लिंक किया जाएगा उनकी फैसिलिटीज़ को, ताकि प्राइमरी प्रोसेसिंग हो सके वन धन विकास केंद्राज की। और इनके अंदर बिग कॉर्पोरेशन है उनको भी लेकर आया जाएगा, PPE मॉडल फॉलो किया जाएगा, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है ये बताना है हमें। प्रिजन्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करवाने के लिए रेगुलर गाइडेंस जो स्टेट्स हैं उनको और यूटीज़ को, ताकि इशू कर सकें कंसर्निंग प्रिजन और प्रिजनर के इंटीमेट्स को। और फिर क्या है, आर्टिकल 22 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड करता है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेंशन करने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पर्सनल लिबर्टी, और जो रीज़न है किस रीज़न के लिए, ताकि स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अगला स्टेटमेंट क्या है हमारी, आर्टिकल 23 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंश्योर करता है फ्री और लीगल एड, ताकि प्रमोट किया जा सके जस्टिस को और बेसिक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि 23 है वो फोर्स लेबर के बारे में है, ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सभी को राइट है कि वो अपनी चॉइस का काम कर सकें और एम्प्लॉयमेंट कर सकें, और फेवरेबल हो कंडीशंस काम के लिए, और प्रोटेक्शन हो अगेंस्ट किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। सभी को कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट है कि वो इनको इक्वल पे मिले इक्वल काम के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है, आर्टिकल 23 और 24 को प्रोविजन किया गया है इसके अंदर। आर्टिकल 23 के अंदर क्या प्रोविजन किया गया है कि फोर्स लेबर नहीं की जाएगी। इस आर्टिकल के अंदर प्रोविड किया गया है कि ट्रैफिक और ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी और फोर्स लेबर के लिए भी नहीं लगाया जाएगा उनको। और प्रोविजन इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट है वो इनको कंपलसरी काम करवा सकती हैं पब्लिक पर्पसेस के लिए। स्टेट है वो इस आर्टिकल के अंदर फोर्स कर सकता है लोगों को कि वो कंपलसरी सर्विसेज दें पब्लिक के हेल्प के लिए, पर्पज़ के लिए। फिर है आर्टिकल 24 के अंदर चाइल्ड लेबर को प्रोवाइड किया गया है। चाइल्ड हैं बिलो एज हैं जो कि 14 साल से नीचे के लोग बच्चे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा काम करने के लिए फैक्ट्रीज़ के अंदर, माइंस के अंदर और डेंजरस अलग अलग प्लेसेस हैं उनके अंदर। और हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो, ताकि उनकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट होने से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को PM किसान के रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है हमारी, सेंटर ट्रांसफ़र करता है अमाउंट 6,000 रुपीज़ की डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अंदर। इसके अंदर ओनली लिखा गया है तो डाउट तो पहले यहीं पे आ जाता है। फिर देख लेते हैं, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसके अंदर 100% फंडिंग है वो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आइडेंटिफिकेशन करने की बेनिफिशियरी जो फार्मर्स फैमिलीज होती हैं उनकी, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिया था, ओनली लिखा गया तो मतलब ये डाउट में है। तो चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर और रिलीज़ किया है उन्होंने 8वीं इंस्टॉलमेंट फाइनेंस बेनिफिट के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के अंदर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दी जाएगी। इसके अंदर 6,000 पर एनम फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 2,000 की, और 8 करोड़ 40 लाख है
8,40,00,000 फार्मर हैं, उनको उन फैमिलीज़ को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और 50,850 करोड़ ऑलरेडी रिलीज़ किए जा चुके हैं, और टोटल है वो 14 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे जिससे इसके अंदर कवर होंगे इस स्कीम के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा विस्ले अवार्ड है, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बुलाया जाता है, किस इंडियन के द्वारा, कौन सा एक ओनली इंडियन है जिसके द्वारा जीता गया है। ये फ़ोटो यहाँ पे लगा दी मैंने, जिसने देखा होगा उसको तो पता ही होगा। हमारा पहला ऑप्शन है नकुल फॉर्म, फिर है सत्यजीत रे, फिर है ईस्टर्न किरे, फिर है हरिप्रसाद गोरखा राय। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नकुल फ्योम। देख लेते हैं। विस्ले अवार्ड है वो ग्रीन ऑस्कर भी बुलाया जाता है। 2021 के अंदर विस्ले अवार्ड है वो वॉन किया गया था नकुल फेम, जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं, और ये ओनली इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। नकुल फ्योम है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर्स बनाया है, ताकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि एक्सटेंड जो, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता ये अच्छे से बोल पाऊँगी मैं। यांगजियाचम कम्युनिटी जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है उनके लिए, इसके साथ साथ ये कंजर्वेशन करेगा वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, ताकि एक्सटेंड हो रहे हैं और इसे एक्सटेंड किया जाएगा वर्क जो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और माइक्रो फाइनेंस के लिए। और नकुल फ्योम है वो पॉपुलरली उनको क्या बुलाया जाता है, अमूर फैल्कम मैम ऑफ नागालैंड। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा ब्रोनोई हिल, ये कहाँ पर लोकेटेड है, आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, सिक्किम के अंदर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आसाम के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ है कि 18 हाथी हैं वो मारे गए हैं, उनके ऊपर बिजली गिर गई इस एरिया के अंदर, ग्राउंड से बिजली ग्राउंड पे गिरी, और उसकी वजह से जो आसपास वाला एरिया था वहाँ पे भी जितने भी हाथी मौजूद थे उनकी डेथ हो गई। तो चलिए देख लेते हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं, काफ़ी सारे हाथियों की डेथ हो गई इसकी वजह से, काफ़ी सारे हाथियों की डेथ होगी इसकी वजह से। नियर अबाउट 18 हाथी हैं जिनकी डेथ हो गई नागौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आसाम के, रिसेंटली। और इसके अंदर पर्पज़ किया गया है कि रिजर्व फॉरेस्ट है ये प्रायरली। ऐसी डेथ एक बार पहले भी देखने को मिली थी 2001 के अंदर, जिसके अंदर 21 हाथियों की डेथ हो गई थी, और उनको पॉइजन डेथ हुई थी, उनकी पॉइजन डेथ हुई थी, जहर के कारण डेथ हुई थी 2001 के अंदर। जो इसके अंदर जो टाइगर रिजर्व है पाके और नामेरी, इनके अंदर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर उनमें, और बुनेई हिल्स हैं वो लाइटनिंग की स्ट्रक इसकी वजह से, इसके अंदर क्यों गई है, ये मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग है वो किसी के पेड़ के ऊपर गिरे, और वहाँ पे बैरन एरिया है, तो इसलिए वो बिजली डायरेक्टली वहाँ पे गिरी और ग्राउंड से कन्वर्ट होकर वो हाथियों के अंदर चली गई, और जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। काफ़ी सारे हाथियों के कान और उनकी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो जले हुए मिले हैं। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।